शुरुआत कर रहे हैं हम लोग विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद राउल्ट के नियम के आधार पर हम लोग विलियन के प्रकार का वर्गीकरण करेंगे। एक तो होता है आदर्श विलियन और एक अनादर्श विलियन। देन हम लोग को अनादर्श जो विलियन रहता है उसका फिर से प्रकार पढ़ना पड़ेगा। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो लास्ट टॉपिक रहेगा जो कि इस आदर्श विलियन है ना, अनादर्श विलियन उसके ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को टोटली कितना टॉपिक कवर करना है, अभी तो 4। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या है, आदर्श और अनादर्श विलियन क्या है, फिर अनादर्श विलियन का प्रकार, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्थिर क्वाथी विलियन किसे कहते हैं और उसका कितना प्रकार होता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक निम्न क्वाथी और एक उच्च क्वाथी। क्लियर है कि नहीं। तो चलो भाई शुरू करें क्या। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, राउल्ट का नियम क्या है। ठीक है, हेडिंग डालो, राउल्ट का नियम। देखो, राउल्ट नामक वैज्ञानिक आया था और क्या बोला, ठीक है, वो नियम दिया था द्रव द्रव विलियन के लिए। इसके लिए दिया था नियम द्रव द्रव विलियन के लिए, यानी कि 2 ठोक द्रव है। ठीक है ना, एक द्रव जो है वो ए है और एक दूसरा द्रव है क्या आपका बी। क्लियर है, द्रव द्रव विलियन के लिए वो नियम दिया। और एक चीज बोला कि यदि टेम्परेचर का ऐसा हो, निश्चित हो, ताप कैसा हो, निश्चित। ठीक है, मान लो ये 2 विलियन है, ध्यान से समझना, विलियन में ध्यान दो। ठीक, ये ऐसा बहुत सारा अणु है। ठीक है, एक चीज है। ठीक है, और वैसे ही समझ लो कि ये दूसरा है। ठीक है, ये वाला। ठीक, ये देखो ऐसा 2 ठोक द्रव है, दोनों के द्रव का मिश्रण क्या है, विलियन है आपका। कैसा है, एक विलियन है, और जो कि एक निश्चित ताप पर है। ठीक है, तो निश्चित ताप पर, ठीक है, उपस्थित द्रव द्रव विलियन होता है। तो इस द्रव द्रव विलियन में कोई एक घटक है, कोई एक घटक जैसे कि आपका ए, या कोई एक घटक आपका बी, इसका जो वाष्प दाब होता है, और वो भी कौन सा वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। क्लियर है नहीं, उसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसके मोल प्रभाज क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, जैसे ए है, ठीक है, मान लो कोई द्रव ए है तो उसका मोल प्रभाज क्या होगा आपका एक्स ए, और यदि बी होगा तो उसका मोल प्रभाज क्या होगा एक्स बी। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझने का कोशिश करना। राउल्ट का नियम क्या बोलता है, देखो, निश्चित ताप पर किसी द्रव द्रव विलयन में, ठीक है, उपस्थित विलेय का या विलायक का कोई भी एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसके मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। ये किसका नियम है, राउल्ट का नियम। लिख लें क्या, देखो क्या बोल रहा है, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के, उसके मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। माना द्रव विलयन ए बी है, ठीक है, समझने का कोशिश करो। मानो द्रव विलयन कैसा है आपका ए बी, ठीक है, ए और क्या है बी है, 2 द्रव है। ठीक है, जहां ए है तो ए का आंशिक दाब, जहां ए का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब लिख लेते हैं। आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ए होगा। और वैसे ही बी का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, पी नॉट बी। क्लियर है। अच्छा, वैसे ही ए का जो मोल प्रभाज होगा, ए का मोल प्रभाज वो क्या होगा, एक्स ऑफ ए, और बी का मोल प्रभाज होगा वो क्या होगा, बी का मोल प्रभाज कैसा होगा जी, एक्स ऑफ बी, ये होगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से समझना। अच्छा, एक्स ऑफ ए को कैसे लिख सकता हूँ, एन ए अपॉन एन प्लस एन बी। इसको कैसे लिखूंगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। चलो तो डील करो, क्या बोलोगे, विलेय के मोल बटे विलयन का मोल। यहाँ पास देखो ये विलायक है, ध्यान देना ना, ए क्या है विलायक और बी क्या है आपका विलेय। तो कैसे लिख सकते हो, देखो ए है विलायक का मोल बटे विलयन का मोल, यहाँ विलेय का मोल बटे विलयन का मोल। क्लियर है कि नहीं, ये तो सब जानते हो। क्लियर है। तो राउल्ट का नियम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करना। यहाँ पास जो ए है, ठीक है ना, ए का जो आंशिक वाष्प दाब है उसके मूल प्रभाज के क्या है, समानुपाती होता है। क्लियर है कि नहीं, पी ए समानुपाती एक्स ए। क्लियर है। या इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो पी ए इज इक्वल टू, पी ए इज इक्वल टू, जैसे ही समानुपाती हटाओगे तो आ जाता है पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, जहां पी नॉट ए बराबर क्या होता है, शुद्ध अवस्था में,
शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। क्लियर है कि नहीं? मतलब जब विलयन बना होगा तो विलयन बनने से पहले कोई एक ही द्रव तो रहा होगा, केवल द्रव ए रहा होगा, तो उसका वाष्प दाब कितना था, ध्यान से समझना। ये जो दो ठोक द्रव है तो दोनों का वाष्प दाब लग रहा है अभी, तो मान लो शुद्ध अवस्था में मतलब केवल ए रहा होगा, बी नहीं रहा होगा, तो उतने टाइम क्या वाष्प दाब था, तो पी नॉट ए होता होगा वो। क्लियर है? वैसे ही क्या होता होगा, चलो बताओ, पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी, ये होगा कि नहीं? समझ आया कि नहीं? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है, ये समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब मान लो मैं विलयन का वाष्प दाब बोलूं, तो विलयन के वो क्या बोलते हैं, पी एस, सॉल्यूशन का वाष्प दाब, टोटल वाष्प दाब क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। तो पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, पी ए का मान क्या निकाले हो तुम लोग, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ये किसके नियम से हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा राउल्ट के नियम से। क्लियर है? अच्छा, हम लोग को ये भी पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ऑलवेज 1, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स है। तो ये समीकरण 3 कर दो, समीकरण 3 में मान रखो तो ठीक है, समीकरण 3 में मान रखने पर, 3 में मान रखने पर, मान रखने पर क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, एक्स बी का मान है ना ये देख, तो पी नॉट प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स ए। समझ आ रहा है? तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस सॉल्यूशन का दाब बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस ये गुना हो जाएगा तो पी नॉट बी, ठीक है, माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। क्लियर है कि नहीं? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा स्वरूप है, ध्यान देना ना इसको लिखने का, लेकिन इतना तक नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको पूछता भी नहीं है। राउल्ट का नियम आएगा तो केवल कहाँ तक ख़त्म कर सकते हो, यहाँ तक। क्लियर है? ये क्लियर है? समझ आया कि नहीं? राउल्ट का नियम क्या है? तो राउल्ट का नियम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। मान लो निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन है, तो उसमें किसी एक घटक का जो वाष्प दाब होगा, किसी एक घटक का जो वाष्प दाब होगा, उसके मोल प्रभाज का क्या होता है, समानुपाती ए और बी है, तो ए का मोल प्रभाज, ध्यान देना, ए का मोल प्रभाज उसके वाष्प दाब के बराबर, ठीक है, और बी का वाष्प दाब उसी के बी के मोल प्रभाज के समानुपाती। विलयन का निकालना है, तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दोनों का मान रख देना, आ जाएगा मान। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये कहानी हो गया किसका, राउल्ट का। किसका? राउल्ट का। अब इस नियम के अनुसार हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से समझो, ठीक है, राउल्ट का नियम का ग्राफ। ठीक, देखो ये एक बना लेते हैं एक्स एक्सिस और एक क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। क्लियर है ना? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग रख रहे हैं किसको, मोल प्रभाज को। किसको रख रहे हैं, मोल प्रभाज। एक्स एक्सिस को करता हूँ जिसको मैं, ठीक है, और इधर किसको रख रहे हैं हम लोग, वाष्प दाब को। किसको रख रहे हैं, वाष्प दाब को। ठीक, अब ध्यान दो, जब एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, ध्यान देना, जब केवल एक्स ए का मान है तो एक्स बी क्या होगा आपका 0, क्या होगा 0, और इधर एक्स ए है तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स ए का मान यहाँ 1 है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 0, और एक्स बी का मान यहाँ पास क्या हो जाएगा 1। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझो, मान लो विलयन है, उस विलयन में मोल प्रभाज केवल किसका है, ए का, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा उसका, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एकदम हाई में होगा, वाष्प दाब हाई में होगा, तो इसका वाष्प दाब को क्या लिखूंगा मैं, पी नॉट ए। क्या लिखूंगा, पी नॉट ए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या लिखूंगा, पी नॉट ए। अब धीरे धीरे जो ये पी नॉट ए का मान है, ठीक है ना, क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम। क्लियर है कि नहीं? इसका मान क्या होते जाएगा, कम, क्योंकि एक्स ए का मान क्या होते जा रहा है, कम। अरे जब विलयन में एक है ही नहीं तो धीरे धीरे इसका मान क्या हो जाएगा, वाष्प कम हो जाएगा, वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम। वैसे ही समझो कि एक्स बी जब कुछ नहीं था, एक्स बी जब कुछ नहीं था तो पी नॉट बी यहाँ पास रहता, और पी नॉट बी का मान क्या है अभी, एकदम 0। लेकिन जैसे जैसे एक्स बी का मान बढ़ा तो पी नॉट बी का मान क्या हो जाएगा, एकदम हाई में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पास किसका मान आ जाएगा, पी नॉट बी का। किसका मान आ गया, पी नॉट बी का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ध्यान से समझना, यहाँ पास जब एक्स ए का मान 1 है,
यानी शुद्ध अवस्था में केवल और केवल कौन है, ए है। अभी कौन है, ए। तो इसका वाष्प दाब होगा क्या, पी नॉट ए, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, और जैसे ही ठीक है ना इसका मान कम होते गया तो किसका मान बढ़ने लग गया, एक्स बी का। ये शुद्ध अवस्था में आया, ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में आया तो इसका मान हो गया हायर, यहाँ पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान दो, इस दोनों साइड को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा हम लोग को क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, इसको पढ़ने में जी। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आएगा नहीं। अब यहाँ पास ये वाला जो ग्राफ बना है, ठीक है, ये वाला ग्राफ बना है किसके लिए, एक्स बी के लिए बना है। क्या किसके लिए बना है, एक्स बी के लिए। क्लियर है ना, बी का मान बढ़ रहे थे तो इस कैसे लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है, राउल्ट का नियम से जानते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, विलियन किससे मिलकर बना है, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मान लो इन दोनों ग्राफ को मिला दूं मैं, इन दोनों ग्राफ को मिला दूं तो वो किसका ग्राफ बन जाएगा, आपका विलियन का। किसका ग्राफ बन जाएगा, विलियन का। तो दोनों को मिला देते हैं भाई, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पास ये बन गया किसका ग्राफ, विलियन का। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आया कि नहीं समझ, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग किसको ले लिए, मोल प्रभाज को। वाई एक्सिस में किसको लिए, वाष्प पदार्थ को। ठीक है, राउल्ट के नियम से हम जानते हैं कि पी ए समानुपाती होता है एक्स ए के। सॉल्व किए तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। वैसे ही पी बी इज इक्वल टू होता है क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दोनों का ग्राफ बनाना था। जब प्रारंभ में हम लोग केवल ए विलियन लिए थे, ठीक है ना, ये द्रव द्रव विलियन है ना, तो मान लो प्रारंभ में केवल ए था तो केवल वाष्प दाब किसका होगा, ए का। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हाई था। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका मान क्या होते गया, कम किए तो इसका मान भी क्या हो गया, कम। फिर जब दूसरा स्थिति आया तो एक्स बी का मान कितना लिए, हायर लिए, तो इसका वाष्प दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब विलियन लिए तो दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। आया कि नहीं इतना समझ में, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये बन गया ग्राफ किसका, आपका राउल्ट के नियम का। और राउल्ट के नियम का जितना भी पालन करके ये ग्राफ बना है, इसको हम लोग बोलते हैं आदर्श विलियन का ग्राफ। क्या बोलते हैं, आदर्श विलियन का ग्राफ। अब इस ग्राफ में थोड़ा बहुत भी यदि परिवर्तन हुआ तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अनादर्श विलियन का ग्राफ। क्या बोलेंगे, अनादर्श विलियन का ग्राफ। समझने का कोशिश करो। मान लो, ध्यान देना, मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या हुआ, ध्यान देना, इसका मान ऐसे बढ़ते गया, ऐसे बढ़ते गया, ऐसा बढ़ा, ये देखो इसका मान भी बढ़ा। नीचे था ना, क्या बनाया हूँ, ऊपर में, अरे ग्राफ ऐसे ऊपर बना ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलियन। ये जो ग्राफ है, समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान दो, ये ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ को ध्यान देना। ठीक, ये हमारा मेन ग्राफ है किसका, आदर्श विलियन का। ठीक है, अब ये जो, एक मिनट ना, ये देखो, एक मिनट यार, ठीक, पूरा ले लेता हूँ ना मैं। ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसा एक ये ग्राफ, एक और ग्राफ बना लेता हूँ। कितना ग्राफ ले लिया टोटल, 3। ठीक है, 3 बना लेता हूँ, ये 3, इसको नीचे मिला देते हैं। अब देखो ध्यान दो, ये किसका ग्राफ है बोलो हमें, आदर्श विलियन का। पहला वाला जो बनाया हूँ वो किसका है, आदर्श विलियन का ग्राफ है। क्लियर है ना। अब ये जो आदर्श विलियन का ग्राफ है, मान लो इसमें, ठीक है ना, किसका, ध्यान देना ना, आदर्श विलियन राउल्ट का जो नियम है वो सब पालन नहीं हो रहा है। तो जो ग्राफ बनेगा, यदि धनात्मक विचलन वाला बनेगा तो कुछ नहीं है, इस ग्राफ को कैसे कर देना, ऊपर करना। क्या करना, ऐसे ऊपर मेन ग्राफ बनाना और इसके ऊपर ऐसा अलग कलर से ऐसे कर देना। तो ये किसको प्रदर्शित करने वाला हो गया, धनात्मक विचलन को। किसको, धनात्मक। और ये जितना भी ग्राफ है इसमें ऐसे यदि नीचे साइड बनाया ऐसे कमी हो रहा है, ये देखो, क्लियर है, ये देखो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ऋणात्मक विचलन वाला। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन। तो ये जो ग्राफ है ये तो किसका हो गया, आपका आदर्श विलियन का, आदर्श विलियन का ग्राफ। और दूसरा हो गया ये दोनों ग्राफ किसका है, अनादर्श विलियन का। ठीक है, किसका ग्राफ हो गया, अनादर्श विलियन का ग्राफ, अनादर्श विलियन का ग्राफ। अच्छा, यहाँ पर देखो, अनादर्श विलियन कितने प्रकार का बना है, 2 प्रकार का। एक तो बना होगा क्या, धनात्मक विचलन वाला, और एक बना है कैसा वाला, ऋणात्मक विचलन वाला।
ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और एक हुआ है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। क्लियर है? तो दो प्रकार का आपका क्या बनता है, अनादर्श विलयन। क्लियर है कि नहीं? तो पहले तो ये जानना है कि एक आदर्श विलयन होता है और एक होता है अनादर्श, और अनादर्श भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। तो आप शुरू करें क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन क्या कहते हैं। लेकिन उसको पहले पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। हेडिंग डालो, राउल्ट के नियम की सीमा। राउल्ट के नियम की सीमा, ठीक है। ये जो राउल्ट का नियम लगता है वो किन के लिए लगता है, तो पहला याद रखना है केवल अति तनु विलयन के लिए काम करता है, केवल अति तनु विलयन के लिए लागू होता है, एकदम ढिल्ला ढाला वाला विलयन, ठीक है। अति तनु विलयन के लिए लागू होता है, मतलब जिसमें विलायक की मात्रा क्या होता है, ज्यादा, केवल अति तनु विलयन के लिए लागू होता है। पहला चीज याद रखना। दूसरा चीज याद रखना है कि दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए, वाष्पित होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर दोनों घटक कैसे होने चाहिए, अवाष्पशील होने चाहिए, ठीक है। जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दोनों के दोनों द्रवीय अवस्था में रहे, ठीक है ना। कैसे होने चाहिए, अवाष्पशील होने चाहिए, अवाष्पशील होने चाहिए। तीसरा चीज याद रखना है, ठीक है, कि जब ध्यान समझना विलेय हैं वो विलायक में या तो संगुणन नहीं होना चाहिए, ना ही उनका वियोजन होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, ध्यान समझना। कोई भी विलायक है, ठीक है, तो विलायक में विलेय का विलायक में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, तब जाकर के राउल्ट का नियम काम करेगा। ये तीन शर्त है राउल्ट के नियम का काम करने का, ठीक है। और बोल सकते हो द्रव द्रव विलयन के लागू होना चाहिए, ताप कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अब इसके आधार पर ध्यान देना, राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। एक होता है आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, और एक होगा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे स्कूल में होते हैं ना दो प्रकार के स्टूडेंट, जो सारे नियमों को पालन करे वो आदर्श छात्र, जो नहीं करते वो अनादर्श छात्र। क्लियर है कि नहीं। वैसे ही समझो कि राउल्ट ने विलयन के लिए क्या दिया, नियम दिया, और उस नियम का यदि पालन कोई कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है ना, यदि कोई उस नियम का पूरी तरीके से क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। और जो नियम का पालन नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन। क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है कि आपका अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग आदर्श विलयन के बारे में। किसके बारे में, आदर्श विलयन के बारे में। क्लियर है। आदर्श विलयन उसे कहते हैं जो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, जो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। और अनादर्श विलयन जो नियम का पालन करता नहीं है। पहला अंतर तो यही याद रखना है। अच्छा, राउल्ट के नियम का पालन हो रहा है मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए आएगा, और पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी आएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। लेकिन अनादर्श विलयन यदि है तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट क्या है आपका जी, बी, ठीक है ना, इंटू एक्स बी, ठीक है। ये ध्यान देना, पी बी, ठीक है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी कभी भी आता नहीं है। समझ आ रहा है, यानी कि इससे ज्यादा होगा यह तो क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है कि नहीं। राउल्ट के दिए गए नियम से जो वाष्प पदार्थ है अपेक्षाकृत या तो ज्यादा आएगा या तो क्या आएगा, कम आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना है तुम लोग को, एग्जाम्पल याद रखना ना, बेंजीन है और टॉल्यूइन है, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये दोनों के दोनों किसके अनुसार काम करते हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार। वैसे ही याद रखना है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये दोनों भी कैसे विलयन है, आपके आदर्श विलयन है। क्लियर है कि नहीं। वैसे ही याद रखना है C6H5Br प्लस C6H5I, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल याद रखना है, ये तीनों किसकी तरह काम करते हैं, आपके आदर्श विलयन की तरह। लेकिन एल्कोहल और जल है, ठीक है ना, एल्कोहल और जल है, ठीक है। तो ये दोनों किसकी तरह काम करेंगे, बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, अनादर्श विलयन की तरह। किसकी तरह काम करेंगे, अनादर्श विलयन की तरह। वैसे ही नाइट्रिक अम्ल का पानी में मिश्रण HNO3 प्लस H2O, ये भी किसकी तरह काम करता है, अनादर्श विलयन, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। पहला चीज समझ आया कि नहीं। अच्छा, दूसरा याद रखना है कि जब विलयन बनेगा, ठीक है ना, तो विलयन बनाने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन होता नहीं है, यानी डेल एस का मान क्या आएगा, 0, ठीक है ना। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, ना तो उसमें उत्पन्न होता है ना तो नष्ट, ऐसा नहीं रही,
न तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगा, न तो अवशोषित होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। डेल एच ना तो ना उत्पन्न ना तो नष्ट बोल रहे हो, ठीक है, वही है, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, ना तो ऊष्मा का अवशोषण नहीं उत्सर्जन, ना अवशोषण ना उत्सर्जन। क्लियर है, याद रखना। अच्छा, इसमें क्या लिख सकते हो, डेल एच का मान 0 नहीं आता है, मतलब या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या तो अवशोषण होगा। अच्छा, इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। यदि 50-50 ml लिए हो तो दोनों को मिला करके कितना ml बनेगा, 100 ml ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं, 50-50। लेकिन जब इसमें होगा तो आयतन परिवर्तन हो सकता है, 50-50 ml को मिलाए तो 90 ml हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं, 90 हो जाएगा या 95-96 ऐसा है। क्लियर है। तो डेल वी का मान इसमें 0 होता है, मतलब आयतन परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें याद रखना कि डेल वी का मान, ठीक है, 0 नहीं आता, इसमें आयतन परिवर्तन हो सकता है, आयतन परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, इसमें डेल एस में परिवर्तन 0 होता है, मतलब एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं आता, किसी भी प्रकार का अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होता। क्लियर है ना। लेकिन इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, डेल एस का मान 0 नहीं आता। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो ये मेन अंतर हो गया किसमें, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में। फिर आदर्श विलयन का यहाँ पास क्या बना लेना है तुम लोगों को, ग्राफ। अंतर में क्या बनाना है, ग्राफ, और यहाँ पास भी क्या बना लेना, ग्राफ। अब ध्यान से समझना, ये जो अनादर्श विलयन है इसमें दो कंडीशन आ रहे हैं, या तो राउल्ट के दिए गए नियम से अपेक्षाकृत अधिक वाष्प दाब होगा, या तो राउल्ट के नियम से दिए गए वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। तो उस आधार पर फिर से अनादर्श विलयन को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझना ना, जब आदर्श विलयन बनता है तो आदर्श विलयन में देखो द्रव द्रव विलयन है, एक तो ए होगा और एक विलय क्या होगा, बी। ए और बी होगा, दो ही चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पास 3 प्रकार का आकर्षण बल काम करेगा, एक तो ए के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल काम करेगा, एक तो बी अणु के मध्य में काम करेगा, और एक ए बी अणुओं के मध्य में काम करेगा आकर्षण बल। 2 प्रकार के अणु है ना, ठीक है, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो ऐसा बहुत सारा ए बी है, ऐसा बहुत सारा ना। तो देखो ऐसा हो सकता है कि ये जो व्हाइट व्हाइट है इनके बीच में आकर्षण, क्लियर है ना, ये ऑरेंज कलर है उनके बीच में, या फिर ये व्हाइट और ये ऑरेंज, 3 प्रकार के ही आकर्षण बल हो सकते हैं। यानी कि ए अणु के मध्य में, या तो बी अणु के मध्य में, या तो ए बी अणु के मध्य। इन तीनों आकर्षण बल का मान यदि क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। क्लियर है कि नहीं, तभी जाकर के आपका क्या बनता है, आदर्श विलयन। क्या बनता है, आदर्श विलयन। लेकिन जो अनादर्श विलयन होता है उसमें ए बराबर बी बराबर ए बी, आकर्षण बल का मान होता नहीं है। क्लियर है, ये भी अंतर लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो कम से कम 6 अंतर, कितना अंतर, 6 अंतर। 3 नंबर का है, 4 से 5 अंतर लिखा जाता है, लेकिन 6 अंतर याद रखे रहना। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब हम लोग ध्यान समझना, आकर्षण बल के आधार पर और राउल्ट के नियम से दिए गए वाष्प दाब है उससे ज्यादा दिखाता है कि कम, इसके आधार पर अनादर्श जो विलयन है इसको कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं, 2 प्रकार में। कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं, 2 प्रकार में। ध्यान समझो, ये जो अनादर्श विलयन है, अब फिर से 2 प्रकार पढ़े थे ना, एक आदर्श और एक अनादर्श। तो ये जो अनादर्श विलयन है राउल्ट के दिए गए नियम से या तो ज्यादा शो करेंगे या तो कम शो करेंगे वाष्प दाब को जी। तो उसके आधार पर इसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में, ठीक है। अनादर्श विलयन कितने प्रकार से होंगे, आप फिर से 2 प्रकार से। एक तो होगा आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और एक होगा कैसा आपका, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले किसको बोलते हैं, जैसे कि राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर है। या पी बी बराबर क्या होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये होता है। लेकिन धनात्मक विचलन वाले क्या बोलता है कि ये जो ए है इसका जो वाष्प दाब होगा इनके वाष्प दाब से क्या होगा, ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है नहीं। या बी का जो वाष्प दाब है, ठीक है ना, इसके वाष्प दाब से क्या होगा आपका, ज्यादा। क्लियर है कि नहीं। तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, यानी प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होता है राउल्ट के अनुसार दिए गए जो वाष्प दाब है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। इस चीज को जस्ट अपोजिट कर लो, क्या हो जाएगा, कम। यदि क्या हो जाए, कम। यहाँ पास ज्यादा होता है बोल रहा हूँ ना इसको, ठीक है। तो यहाँ पास इसको क्या बोल दूं मैं, कम होता जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, अरे पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं।
राउल्ट के दिए गए नियम से यदि वाष्प दाब का मान क्या आता है ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और मान लो राउल्ट के दिए गए नियम से वाष्प दाब का मान क्या आता है कम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। क्लियर है कि नहीं, पहला अंतर हुआ। ठीक है, दूसरा अंतर देखो, यदि ध्यान से समझना, यदि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो उसमें डेल एच का मान क्या आता है आपका, क्या आएगा ज्यादा आएगा, किससे, जीरो से। मतलब कैसा अभिक्रिया रहेगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगा। कैसा अभिक्रिया रहेगा, उष्मा शोषी। और उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब डेल एच का मान जीरो से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव में आएगा ना, किसमें आएगा, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव लिखते हैं मतलब क्या होता है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि अच्छा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो जस्ट अपोजिट, डेल एच का मान क्या हो जाएगा, कम, किससे, जीरो से। यानी कि डेल एच का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। मतलब अभिक्रिया कैसा है, उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी होगा, उष्मा क्षेपी होगा। इसमें उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। क्या होगा, उत्सर्जन होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, तीसरा चीज देखो तो डेल एस का मान क्या आएगा, कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा, मतलब एंट्रोपी क्या है, ज्यादा, अव्यवस्था क्या रहेगा इसमें, ज्यादा। ठीक है, और इसमें डेल एस का मान क्या होगा, कम होगा, किससे, जीरो से। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके आधार पर आयतन को भी बता सकते हो क्या। चौथा, डेल वी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब आयतन इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। ग्राफ याद करो, ग्राफ में हम लोग कैसे किए थे, याद करो तो, धनात्मक विचलन वाला है ना। ठीक है, धनात्मक विचलन के ग्राफ को देखो तो कैसे किए थे, ज्यादा किए थे, देखो। ठीक है, दिए गए विलयन की अपेक्षा क्या आता है, ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है। और इसका क्या आया है, कम। क्या आया है, कम। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो आयतन यहाँ पास बढ़ता है और यहाँ पास आयतन क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्या होता है, कम होता है, आयतन घटता है, आयतन घटता है। कितना अंतर हो गया आपका, 4। क्लियर है कि नहीं। ग्राफ यहाँ पास भी कर लेना, 5 हो जाएगा। ग्राफ पीछे दिया हूँ ना, बताया हूँ पूरा, क्लियर है, उसको भी ऐड कर लेना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, याद रखना, यहाँ पास क्या होता है, ए बी आकर्षण बल, ध्यान समझना, ए बी आकर्षण बल जो है, ठीक है, कम होता है। ए बी आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। किनसे, ए आकर्षण बल और बी बी आकर्षण बल से। देखो, नॉर्मल जो ग्राफ बनता है ऐसा था, एक ग्राफ ऐसा था, और इससे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। क्या रहा है, सब मान ज़्यादा आ रहा है, ऐसा वाला है ना। क्लियर है कि नहीं, ऐसा ही बनाया हो रहा, मान यदि ज़्यादा आ रहा है। अब देखो, अणुओं के मध्य में 3 प्रकार का आकर्षण बल है। एक तो ए अणु के मध्य में आकर्षण बल, एक तो बी बी अणु के मध्य में आकर्षण बल, और एक ए बी अणु के मध्य। यदि ए बी अणु के मध्य में, यानी आपस में जोड़ कर रखने वाला आकर्षण बल क्या है, कम है। जोड़कर रखने वाला आकर्षण बल क्या है, यदि कम है, तो ये तो स्वतंत्र रूप से गति करेंगे ही ना। और स्वतंत्र रूप से गति करेंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट कर लो, ए बी आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है इसमें, ध्यान दो तो। ठीक है, इसमें ए बी आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, ज्यादा। यदि ए बी आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो अणु क्या होगा, नीचे खींच के रहेगा। और ए और बी उनका आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम। क्लियर है नहीं, ए आकर्षण बल व बी बी आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम। और आकर्षण बल यहाँ पास इसका ज़्यादा हुआ तो ये क्या होगा, देखो तो यहाँ पर देखो, ये ए अणु है, बी बी अणु के बीच में आकर्षण बल, और ए बी अणु के बीच ये आकर्षण बल ज़्यादा है। 3 प्रकार के है ना, तो ए बी अणु बनेगा, वो कैसे बनेगा, आपका नीचे वाला, मतलब आयतन क्या होगा जी, कम हो जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो हम लोग अनादर्श विलयन का कितना प्रकार पढ़ लिए, 2 प्रकार। एक तो होता है आपका धनात्मक विचलन वाला, और एक होता है आपका ऋणात्मक विचलन वाला। धनात्मक विचलन जो दिखाएगा उसका आयतन ग्राफ जो रहेगा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ऊपर उठा हुआ, क्योंकि उसमें ए बी आकर्षण बल का मान क्या होता है, कम। क्लियर है। और जो जिसमें ए बी आकर्षण बल का मान क्या होगा, ज्यादा, वो क्या दिखाएगा, आपका ऋणात्मक विचलन, क्योंकि उसमें आयतन का मान क्या हो जाता है, कम। इसमें ज्यादा हो रहा था, इसमें कम। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। ग्राफ देखना, ग्राफ से सब स्पष्ट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का उदाहरण लिख सकते हैं क्या। एक साइड धनात्मक का क्या क्या उदाहरण है, अरे ऋणात्मक विचलन का क्या क्या उदाहरण है। देखो, धनात्मक विचलन कौन कौन दिखाता है, ध्यान देना ना, एसीटोन, एसीटोन प्लस एथिल एल्कोहल, एसीटोन और एथिल एल्कोहल, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, एसीटोन प्लस एल्कोहल। दूसरा याद रखना है, मेथिल एल्कोहल प्लस जल,
मेथिल एल्कोहल प्लस जल, ठीक है। और तीसरा याद रखना आप लोग एथिल एल्कोहल प्लस जल, एथिल एल्कोहल प्लस जल, ये तीनों जो है कैसे प्रदर्शित करने वाले हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले हैं। अच्छा, और HCl का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन कौन है, ठीक है। HCl को मान लो मैं किस में घुलूंगा, पानी में, तो आयतन क्या कर देता है, ये कम करता है, ठीक है। दूसरा याद रख लेना फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन ये भी ऋणात्मक विचलन शो करता है, मतलब आयतन को क्या कर देगा, विलयन का कम कर देगा। और तीसरा याद रखना है आप लोगों को CH3COCH प्लस CHCl3, ठीक है, मतलब एसीटोन, एसीटोन प्लस मेथिल क्लोराइड, क्या है, मेथिल क्लोराइड, एसीटोन प्लस मेथिल क्लोराइड, समझ आया कि नहीं। तो ये धनात्मक विचलन का उदाहरण होगा और ये ऋणात्मक का, ठीक है। एल्कोहल 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 धनात्मक, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। एल्कोहल वाला पूरा याद करना है एक साथ, ये धनात्मक है, और उसके अलावा जो भी दिख जाए वो क्या है, ऋणात्मक विचलन वाला है। क्लियर है। अब हमारा जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है क्या, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्रव द्रव विलयन पढ़ रहे हैं। मान लो दो द्रव है, ठीक है, एक द्रव ए है और एक द्रव बी है, ठीक है। इनका ध्यान समझना, ये अपने घटक में बिना वियोजित हुए, ठीक है ना, जैसे कि ए है और बी है, ठीक है, ए और बी है, तो वह एक निश्चित क्वथनांक, ठीक है ना, वह एक निश्चित क्वथनांक जिसमें दोनों के दोनों घटक बिना टूटे हुए क्या हो जाए, वाष्पित हो जाए, उस मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। मान लो इसका ध्यान से समझना, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता, ये 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता, जैसे ही गर्म करता 92 वाला पहले उठ जाता और 100 वाला रुका रहता, प्रभाजी आसमान। क्लियर है। लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों का यदि मिश्रण बनाया तो दोनों जब विलयन बने तो इसका एक निश्चित क्या होगा, क्वथनांक होगा। क्या होगा, निश्चित क्वथनांक। जैसे 101 हुआ, कितना हो गया, 100। तो जब तक 101 नहीं आएगा तब तक ये दोनों वाष्पित नहीं होंगे, ऐसा वाला कहानी बोल रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ध्यान समझना, दो द्रव हैं उनके ऐसे मिश्रण जिनका एक क्या होता है, निश्चित क्वथनांक होता है, तथा बिना अपने घटकों में वे वियोजित हुए क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। क्लियर है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ध्यान देना, क्या बोला हूं मैं, दो द्रव के मिश्रण, ठीक है, दो द्रव के मिश्रण जिसका एक क्या होता है, निश्चित क्वथनांक, जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है, निश्चित क्वथनांक होता है, वह अपने घटकों में वियोजित हुए बिना, अपने घटकों में वियोजित हुए बिना, क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं ये कितने प्रकार का होता है, फिर से दो प्रकार का, ठीक है। एक तो होता है उच्चतम क्वथनांक वाले, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी, और एक हो सकता है कि आपका निम्नतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी। क्लियर है ना। तो ध्यान से, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी है, मतलब ध्यान समझना, इसको वाष्पित करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब ध्यान देना, जो ऋणात्मक विचलन दिखाता है, जो क्या प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक विचलन, मतलब जिनका आयतन क्या होता है, कम, जिनका आयतन क्या होता है, कम, ठीक है ना, जिनका आयतन में परिवर्तन क्या हुआ रहता है, कम हुआ रहता है। क्या होता रहता है, कम। जिस ग्राफ बनाया था ना, ये देखो ऐसे फिर ऐसे, अब इनका ऐसा ग्राफ हुआ है। क्लियर है। तो इनको यदि मेरे को क्या करना है, वाष्पित करना है, तो क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हाई देना पड़ेगा। क्लियर है। तो उनका जो विलयन है, ऐसा स्थिर क्वाथी विलयन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। मतलब ऐसा, ध्यान देना, ऐसा अनादर्श विलयन जो कि हाई टेम्परेचर पर वाष्पित होगा अपने घटकों में वियोजित हुए बिना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। क्लियर है। उदाहरण में क्या है, आपका ऋणात्मक विचलन शो करने वाला कौन होगा, ऋणात्मक विचलन शो करने वाला। अब ऋणात्मक विचलन शो करने वाला जितना भी एग्जाम्पल है सब इधर मारो। क्लियर है, सब एग्जाम्पल हो सकता है क्या। अच्छा, निम्नतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी क्या होता है,
जिसको वाष्पित करने के लिए, ठीक है, आपको कम टेम्परेचर देना पड़े, अपने घटकों में विभाजित हुए बिना यदि उसको क्या होना है, वाष्पित होना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या देना पड़े, कम टेम्परेचर देना पड़े। अब ये कौन सो करेगा, धनात्मक विचलन वाला करेगा। कौन सो करेगा, धनात्मक विचलन। तो जितना भी धनात्मक विचलन वाले होंगे वो सब के सब क्या होंगे, निम्न क्वथनांक स्थिर क्वथी, कम टेम्परेचर पर ही वो क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। समझ आया कि नहीं, ठीक है, मतलब निम्नतम क्वथनांकी में जितना भी एल्कोहल वाला है कहानी वो वाला कर देना, और बाकी जो बचेगा वो क्या है, उच्चतम क्वथनांकी। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने राउल्ट का नियम क्या होता है, इसके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, आदर्श और अनादर्श, उसके बारे में पढ़ा। देन अनादर्श विलयन था, उसके कितने प्रकार होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले, उसके बारे में डिटेल पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्थिर क्वथी मिश्रण किसे कहते हैं या स्थिर क्वथी विलयन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है और इसमें राउल्ट का नियम कैसे लगाया जाता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।